मुझे पता है कि हमने लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। एंड आज हम उसकी सेकंड क्लास में हैं। मुझे ये भी पता है कि रेड वाला विजिबल नहीं है, ब्लू भी नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, आज हमारा उसका यूज है ही नहीं। मैं अगली बार उसको फॉन्ट चेंज कर दूंगा। जल्दबाजी में थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, इसके चलते ऐसा रखना पड़ा, बट मुझे लगता है कि विजिबल है। हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट आएगी देखेंगे। मैंने ये नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर दिया है, और आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके संभाल कर रखेंगे, एंड आप उससे ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आपका यहाँ पे हम लोग आगे की क्लासेज। ये लीजिए, देखो, पिछली क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने बहुत सारी बातें आपके साथ पढ़ाई की थी। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट, एक शॉर्ट रिवीजन, फिर क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हमारे पास क्या होता है जी, हम लोग अपना जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वहां तक के खर्चे दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे हमारा रॉ मटेरियल को परचेजेज हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, चाहे वो आपका यहाँ पे सेल्स हम लिखा करते थे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता था उसका भी एक अच्छा खासा रीजन है, जिसको कि हम आज क्लास में बढ़ाएंगे। और फिर आपका यहाँ पे जीपी निकल के आया करता था। उसके बाद याद कीजिए हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था। इस जीपी को यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेज आपके इनडायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और फिर हमारा एनपी निकल के आया करता था। मैंने कहा था सेल्स का इनकम यहाँ होगा, सेल्स यानी कि मेन जो हमारा बिजनेस है। उसके बाद जो भी आपके इनकम होंगे वो सारे इनकम यहाँ पे लिखे जाएंगे। अदर इनकम, आपका अदर इनकम में जितने भी इनकम होंगे, सेल्स को छोड़ के सबको कहाँ लिखेंगे जी, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। अह, अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद हमने क्या किया था कि बैलेंस शीट बताया था। बैलेंस शीट में आपके एसेट्स से कैपिटल लायबिलिटी सारी बातें बताई थी। हमने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, इस ट्रायल बैलेंस में जो हमारे एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी होते हैं, ये हमेशा क्या बोलते हैं, बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, हमारे जो रेवेन्यू होते हैं, वो एंड नहीं, वो बात करते हैं किसका जी, ड्यूरिंग द ईयर का, कि पूरे साल में कितना आपका हुआ। क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऐसे तो हम लिखते हैं कि साल के एंड का बना रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है कि जनरली एक दो दिन पहले ही ट्रायल बैलेंस हमारा क्लोज हो जाता है, और जिसके चलते हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं जी, एडजस्टमेंट्स होते हैं। हम लोग जो अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हमारा इसके बाद का जो बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, उसको बनाते समय ये सारी बातें जो 30 तक की ट्रायल बैलेंस में वो, और 31st यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो चीजें हो गई, उनको कंसीडर करते हुए हम आगे का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। इतनी ही बातें थी ना बच्चे, इतनी बातें हमने पढ़ा था ना। इसके हर एक का लॉजिक जो मैंने आपको सारी बातें समझाई थी, ये सर यही बातें थी। तो आज ना मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, और मैं आपको आज बहुत दूर तक लेके चलना पसंद करूंगा। आपको आज मैं एडजस्टमेंट्स में लेकर आऊंगा, वेराइटीज ऑफ एडजस्टमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, कि अगर एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आ जाए तो कैसे कैसे होंगे, और हम उनका क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बट याद रखना, अगर रियली में आप अपना सीएमए इंटर को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज से, आज क्या पिछली क्लास से ही हमने रटने वाली आदत को छोड़ दी थी, तो आज की क्लास में भी वही काम करेंगे। हर एक वर्ड का एक लॉजिक समझेंगे, फिर आगे क्लास को बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप ना अपने रजिस्टर में आप मेरे साथ लिखिए, यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल नंबर 1। मैं फिर इसके बाद बुक में एंट्री करूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, पहले ना एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ कराता हूँ आपको, और भी कॉन्सेप्ट में एंट्री कराने के लिए। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में आप मेरे साथ ना एक ट्रायल बैलेंस बनाइए। आइए जरा मेरे साथ लिखेंगे आप। एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ बनाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस मान लो कहता है कि एज ऑन 31 मार्च 2025 का है। ये 31 मार्च 2025 का आप मेरे साथ क्या बना रहे हैं जी, एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम आप रेडी करेंगे, एक आपका डेबिट का और एक क्रेडिट का। साथ साथ लिखना है, आगे पीछे नहीं, क्योंकि अगर आगे पीछे किया तो काम खराब हो जाएंगे। तो आपने साथ साथ लिखना है। ट्रायल बैलेंस आपका दे रहा है, मैं कुछ नाम इसमें लिख रहा हूं, जैसे कि मशीन, मशीनरी। जरा बताओ कौन सा बैलेंस होगा मशीन का, सर मशीन एसेट से डेबिट बैलेंस आपका होगा। फिर कहता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका बिल्डिंग, कहता है बिल्डिंग, साथ साथ लिखो ना।
ये साथ साथ आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका 3 लाख रुपीज का यहाँ पे बिल्डिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं कैपिटल बता रहा हूँ कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल मान लीजिए यहाँ पे आपका 3,50,000 का अमाउंट है, 350 का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे कैश आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कैश दिया हुआ है वो 1 लाख रुपीज का अमाउंट है। ऐसे ही मतलब दिमाग से चीजें निकाल रहा हूँ। डेटर्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डेटर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और डेटर्स कहता है कि मान लीजिए कितना ले लूं मैं, 1,50,000 का, 150 का। फिर आपके पास एक लाइबिलिटी देता हूँ, एक लाइबिलिटी मान लीजिए बैंक लोन, और ये बैंक लोन की लाइबिलिटी सपोज दैट आपका 2,50,000 की है ना। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एसेट्स होते हैं दे ऑल हैव डेबिट बैलेंस। क्रेडिट में बैलेंस किसका होगा जी, कैपिटल का होगा और आपकी लायबिलिटी का होगा। तो कैपिटल आपका 350, लायबिलिटी यानी कि बैंक लोन आपका 250। कुछ मैं रेवेन्यू दिखा रहा हूं, जैसे कि कहता है कि सेल्स, जैसे कि सेल्स, ये सेल्स कहता है आपका 8 लाख रुपीज का है, 8 लाख रुपीज का अमाउंट आपका 8 लाख। कुछ और भी नाम बताओ ना, सेल्स हो गया, कुछ और खर्चे बताइए। जैसे कि कहता है परचेजेस, जैसे कि कहता है कि परचेजेज, और ये परचेजेज मान लो यहाँ पे आपका 3,20,000 का है, 320 का। फिर कहता है कि आपका वेजेज, वेजेज आप जानते हैं, ना बताए तो फैक्ट्री का मानते हैं, रीजन मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये आपका मान लीजिए 1 लाख रुपीज का अमाउंट, आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट। और बस मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता। बाकी कुछ बच गया तो जरा बताओ कितना, किस साइड बच रहा अमाउंट आपका, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, एक बार जल्दी मुझे बताइए कि आप लोगों को इसमें से कौन साइड बड़ा दिख रहा है। 1170 आपका ये दिख रहा है, ये बड़ा है आपका 14 लाख रुपीज। एक बार चेक कर लो आप भी, ये दोनों टैली कर रहा है ना, यहाँ पे 14 लाख रुपीज का अमाउंट, यहाँ भी आपका अमाउंट 14 लाख रुपीज का होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, 14 लैक्स करने के लिए एक नाम यहाँ पे दे दूं मैं आपको, वो नाम दे देता हूँ अदर एसेट्स। मान लो कुछ और भी एसेट्स हैं, या चलो चलो छोड़ो, आप यहाँ पे मेरे साथ ले लीजिए ओपनिंग स्टॉक, है ना, क्योंकि हमने अभी ओपनिंग स्टॉक की कहीं पे बात नहीं की है। तो आप लिखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना निकल के आ रहा है, 1,30,000, यही आ रहा है ना बच्चों। मुझे कंफर्म करो कि ओपनिंग स्टॉक का फिगर आपका ये निकल के आ रहा है 130, जल्दी बताइए। क्या ये फिगर आपका 130 निकल के आ रहा है ओपनिंग स्टॉक का, ताकि दोनों साइड 14 लाख रुपीज हो जाए। और फिर आप मेरे साथ यहाँ पे शुरू करेंगे लिखना एडजस्टमेंट्स, आप लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव से करा रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और पिछली क्लास में जितनी सारी बातें पढ़े थे उसको रिवीजन कराने के लिए। बच्चे 230 बता रहे हैं, 230, हाँ 230 का अमाउंट है। ये ओपनिंग स्टॉक का फिगर ना 230 कर दीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक 230 कर दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ आपको एडजस्टमेंट्स दिखा रहा हूँ। एडजस्टमेंट्स में कहता है कि पहला एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना, जो बातें बताई थी उससे जुड़ा हुआ है। कहता है कि ये जो डेटर्स आपका 1,50,000 का है ना, इस 150 पे नीचे कहता है कि आपका फर्दर बैडेट्स हो गया, फर्दर बैडेट्स। फर्दर बैडेट्स का मतलब हो गया कि ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के बाद, है ना, क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पे कहता है कि 20,000 रुपीज आपके डूब गए, है ना। एग्जाम में फर्दर बैडेट्स कह देगा, बैडेट्स कह देगा, एडिशनल बैडेट्स कह देगा, कुछ भी कहे, एडजस्टमेंट में आने का मतलब कि अभी तक ट्रायल बैलेंस में उसका हमने एडजस्ट नहीं किया, उसके बाद का चीज आपको। फिर कहता है बच्चे पॉइंट नंबर 2 में कि ये जो आपका मशीन है ना 2 लैक्स का, उस पे कहता है कि चार्ज, वो कहता है कि चार्ज करो, चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन, वो कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। और कहता है कि एट द रेट ऑफ मान लीजिए 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा एक एडजस्टमेंट और मैं बताता हूं, कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका साल के एंड में जो स्टॉक बच गया, स्टॉक, वो कहता है कि रुपीज मान लीजिए कितना ले लूं मैं, सपोज दैट 80,000 का अमाउंट बता रहा आपका, 80,000 का। तो ये एक ना छोटा सा मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है, और कहता है कि प्रिपेयर, आपको बनाना है, कहता है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट,
फाइनल अकाउंट। आपको क्या करना है, इनका फाइनल अकाउंट बनाना है। आपको पता है ना कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर होता है बच्चे, तो सोल प्रोप्राइटर के अंदर में जब फाइनल अकाउंट बनता है, उस फाइनल अकाउंट में तीन चीजें होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना है। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक बच्चा इसका क्वेश्चन या तो सॉल्व कर लिया होगा या कह रहा होगा कितना सिंपल चीज करा रहे हो सर, लेकिन बिलीव करो, कसम से बोल रहा हूं, मेरा मोटिव इनमें से किसी भी चीज को समझाना नहीं है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो 80,000 है ना, इसको मुझे इंटरप्रेट करना है विथ रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में जो हमने किया था। तो चलिए ना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया और मैं मानता हूं कि आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया होगा। नाउ कम टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप आइए, मेरे साथ स्टार्ट करोगे बनाना आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। मैं तो कहता हूं कि एग्जाम में भी आपको यही तरीका फॉलो करना चाहिए। पहले फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, अगर आपने एनफ प्रैक्टिस इस चैप्टर का किया है तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स यहाँ लिखने नहीं है, तीन चार आइटम दिख रहे हैं तो छोटा सा ही बनाऊंगा। और फिर मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे क्या जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मैंने बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बहुत सारे आइटम नहीं दिख रहे हैं, तो मैं उतना ही जगह इसके लिए भी छोड़ूंगा जिसमें कि चार पांच आइटम लिख दिया जाए, काफी है ना। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस भी रेडी किया। और इसके बाद मेरे बच्चे मैं यहाँ पे रेडी करूंगा बैलेंस शीट, इस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का बैलेंस शीट। जिस बैलेंस शीट को मैं बना रहा हूँ कब जी, एज ऑन 31 मार्च 2025, है ना, साल के एंड में बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे क्या क्या, इसको भी रेडी कर लिया। आपने मेरे साथ, आप मेरे साथ लिख रहे हो ना, मेरे साथ लिख रहे हो ना बच्चे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो ना। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिया। एग्जाम में हमेशा इसके क्वेश्चन पे अगर मास्टरी करना है तो यही तरीका आपका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा क्या करता हूं एग्जाम में कि ये जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है ना, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो तीन एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूं। कहता है कि बैडेट्स है। मैं जानता हूं कि ये जो बैडेट्स है ना, वो हमारे डेटर्स से जुड़ा हुआ है। तो डेटर्स के आगे ना मैं क्या करूंगा, एग्जाम में पॉइंट नंबर 1 लिख दूंगा, ऐसे पॉइंट नंबर 1, ताकि मेरे दिमाग में हमेशा रहे कि पॉइंट 1 का जो एडजस्टमेंट है वो आपका डेटर से जुड़ा हुआ है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन का जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि मशीन के आगे मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो मैंने क्या किया, एग्जाम में यहीं पे टिक मार्क किया। एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो कि किसी आइटम से ऊपर में जुड़ा हुआ नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट हमें करना है। आप मेरी बातें समझ रहे हो? तो हमेशा एग्जाम में ये करने का तरीका करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली मेरे बच्चे 10 से 14 मार्क्स के बीच के होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस्ट वे टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन की आप जो भी एडजस्टमेंट है उनका नंबर यहाँ पे कोड कीजिए। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। पहला आइटम क्या दिख रहा है, मशीन। मशीन एसेट्स है ना, ये सर हमने बैलेंस शीट में लिखा, ये देखिए आप यहाँ पे मशीन। लेकिन मशीनरी पे हम जानते हैं कि देयर इज एन एडजस्टमेंट। तो मशीन का 2 lakhs की वैल्यू को ना हम क्या करेंगे, अंदर में लिखेंगे, यानी कि ना कि आउटर कॉलम में। आपका कहता है कि मशीन पे आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मुझे बताओ ना, मैंने सारी बातें पिछली क्लास में आपको बताई थी, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन कहता है कि मशीन पे 10% चार्ज करो, क्या ये डेप्रिसिएशन इस 2 lakhs में चार्ज हो चुका है कि अभी करना है? बोलो बोलो। ये जो डेप्रिसिएशन आपका है, वो डेप्रिसिएशन इस मशीन की वैल्यू में ऑलरेडी चार्ज हो चुका है कि अभी होना है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि चार्ज हो चुका है या फिर होना है। चार्ज हो चुका है कि होना है? यस। अभी चार्ज नहीं हुआ है, बताया था ना मैंने। अभी हमें क्या करना है जी, चार्ज करना है। क्यों चार्ज करना है? क्योंकि अगर ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया रहता ना बच्चे, तो ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे डेप्रिसिएशन दिखता जरूर। नहीं दिख रहा मतलब चार्ज नहीं हुआ, तो चार्ज करो ना। हम क्या बोलेंगे कि भैया मशीन में यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना हो गया, 20,000। तो मशीन की वैल्यू में बाहर अब कितना दिखाऊंगा, 1,80,000। एंड 20,000 जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, उसको क्या करेंगे जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप यहाँ बोलेंगे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन पे जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आ गया, 20,000 का अमाउंट आपका। ये 20,000 का हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन दिखाया। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर? तो हमने यहाँ पे क्या किया, काम पूरा किया।
इसके बाद मेरे बच्चे मशीन का काम पूरा हो गया, आगे बढ़ा बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग पे कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में लेकर आएंगे, क्योंकि एसेट्स होता है। आप शायद भूल गए, मैं कभी नहीं भूलता। बिल्डिंग हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स को हम यहाँ पे 3 लाख रुपीज दिखाएंगे। क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे एक सेंटेंस में बता सकता है क्या? आप में से कोई भी बच्चा एक सेंटेंस में बता सकता है क्या कि एसेट्स हम किसको बोलते हैं? मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट को। क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे एक एक सेंटेंस से बता सकता है कि एसेट्स हम किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है हम एसेट्स किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है कि हम एसेट्स किसको बोलते हैं? बोलो ना बदमाश, कि बता सकता है कि हम एसेट्स किसको बोलते हैं? एसेट्स किसको बोलते हैं? मैं आपके आंसर को यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दुष्यंत, दुष्यंत भैया, क्या मस्त नाम है, बदमाश। विच हैज डेबिट बैलेंस, गलत आंसर है बच्चे। डेबिट बैलेंस तो आपके एक्सपेंसेस के भी होते हैं, तो क्या वो भी एसेट्स हो गए? हाँ, यस। रश्मिता बहुत प्यारी बच्ची है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे ना, क्योंकि आप अब सीए में इंटर में आ चुके हैं, कि भैया बताओ एसेट्स किसको बोलते हैं, तो आप बोलना कि सिंपल शब्दों में, क्योंकि अब आपका एक्सप्लेनेशन सिंपल होना चाहिए। कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता रहे बच्चे, कोई भी चीज जो फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब कि जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसके बाद कोई भी आपको अगर कुछ बेनिफिट देगा, तो वो सभी आपके एसेट्स होते हैं। जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे वो हमारे एसेट्स होते हैं, और जिनका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया है हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस कह दो। बेनिफिट अभी आगे लूंगा, एसेट्स कह दो। यही तो काम किया। मशीन जो 2 लाख का था, इसमें 20,000 का बेनिफिट ले लिया, जितना हम डिप्रिशिएट कर चुके हैं। तो अब हमारा एसेट्स कितना रह गया? 180 का। और जो बेनिफिट ले लिया करंट ईयर में, वो तो हमारा एक्सपेंस बन चुका है, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं उसको। और जो यूज कर चुके हैं उसको एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपका, ठीक है ना? आकाश, गलत आंसर बच्चे, जिसका लेना देना भी बाकी है छोड़ो, बचपन की बातें हैं। सिंपल शब्दों में आंसर दो ना आप यार, इतना क्यों टेंशन लेना? और आप सोचो कितना अच्छा लगेगा। कोई भी चीज जो आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद भी, इसके बाद के पीरियड में जो आपको बेनिफिट देगा, वो आपका एसेट्स होता है। और जितने वैल्यू का बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। सिंपल सब शब्दों में आइए। तो हमने बिल्डिंग क्या किया जी? 3 लाख लिख दिया, कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं करा, तो कोई बात नहीं। आइए, कैपिटल यहाँ पे कितना बता रहा आपको? 350। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट में क्या करूंगा, यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिखूंगा 350, और अंदर में ही लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी ये बिजनेस इस साल प्रॉफिट लॉस कमाएगा, वो ओनर के कैपिटल में हम जाके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। आगे बढ़िए। कैश कहता है कि 1 लाख है। ये 1 लाख का कैश हमारा क्या होगा? एसेट होगा। तो कैश आप यहाँ पे क्या कीजिए, 1 लाख रुपीज के अमाउंट को दिखाइए। कैश हमारा 1 लाख का अमाउंट, कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। डेटर्स आपका 1,50,000। डेटर्स जो हमारा एसेट है, क्योंकि इनसे पैसा अभी फ्यूचर में हमारे पास आने वाला है ना। तो हमने क्या किया, डेटर्स को 1,50,000 का जो अमाउंट है उसको मैं बाहर लिखता, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, अंदर में लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले से सावधान हूं कि इनके ऊपर में कोई एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहता कि फर्दर बेडेट्स हो गया 20,000। 20,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डूब गए। तो जो डूब गया, इसमें से वो पैसा अब थोड़े ही हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो तो अब नहीं मिलेगा, वो हमारा लॉस हो चुका है। तो इसमें से क्या करेंगे, बोलेंगे भैया आप क्या कीजिए, बैडेट्स जो डूब गया, बैडेट्स जो डूब गया, आप उसको इसमें से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना अमाउंट है बच्चों? कितना बता रहा है? 20,000। तो ये 20,000 का अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, और डेटर को 1,30,000 ही हम बाहर में यहाँ पे दिखाएंगे आपका, 1,30,000। एंड जो डूब गया वो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। एक्सपेंस कह दो चाहे लॉस कह दो, फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। फैक्ट्री तक के खर्चे यहाँ, बाकी सब यहाँ जाते हैं। वो कितना अमाउंट हो गया आपका जी? अगेन 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000। यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ने का मन कर रहा है। डेटर्स के बाद क्या आ गया? बैंक लोन। ये बैंक लोन का अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के लिखिए, यहाँ पे लायबिलिटी है ना, तो बैंक लोन, लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल सब कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैंक लोन हमारा लायबिलिटी कितने का है जी? 2,50,000।
250 का अमाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पर दिखाया आपका। आगे बढ़ेंगे। सेल्स कहता है कि 8 लाख रुपीज का अमाउंट है। सेल्स जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे बाय सेल्स। आप बोल सकते हो कि सर सेल्स जो आपका अमाउंट 8 लाख आप जो यहाँ पे लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि मेरे बच्चे इसी सेल से जुड़ा हुआ खर्च तो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाना है, प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, 8 लाख रुपीज, है ना, जिससे हम खर्चों को मैनेज करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। आगे बढ़ो ना। परचेजेज कहता है कि 3,20,000 है। तो परचेज मैं थोड़ा सा ऊपर का जगह छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा टू परचेजेज, है ना, टू परचेज। प्रोडक्शन से जुड़े सारे खर्चे हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और ये अमाउंट आपका कितना बता रहा है, 3,20,000। 320 का अमाउंट आपका। इसके बाद वेजेस कहता है कि 1 लाख का अमाउंट है। यहीं पे लेकर आप आइए ट्रेडिंग अकाउंट में, आप लिखिए टू वेजेज, और ये वेजेस का अमाउंट कितना बता रहा है आपको, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट। फिर कहता है कि ओपनिंग स्टॉक आपका 2,30,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिखेंगे। आप मुझसे चाहो तो पूछ सकते हो कि सर ओपनिंग स्टॉक को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्यों लिखा, बीच में क्यों नहीं लिख दिया? तो मेरे बच्चे मेरा जवाब है, हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा यहाँ रहे, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बट जनरली जो पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है ना, जिस स्टॉक पे इस साल शुरुआत से हम काम करना शुरू करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि आप इसको क्या कीजिए, स्टार्टिंग में लिखिए, ऐसे कहीं भी लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, आपको ये भी दिखा दिया। रुको रुको ओजे, कुछ मोटिव तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं मुझे आंसर थोड़ा निकालना, मुझे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब सारे बच्चे इस क्लोजिंग स्टॉक को लेकर मेरी बात सुनेंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बच गया, 80,000। 80,000 पता है, मैंने अभी दो शब्द का मीनिंग बताया। हमने कहा कि देखो जी, कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना, मतलब अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। और जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया ना, वही आपका एक्सपेंस होता है। अब समझो मेरी बात, ये देखो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, ये दो नाम यहाँ लिखा ना बच्चे, ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल जिसमें कि हमें क्या करना, प्रोडक्शन में जिनको यूज करना है। तो 230 एंड 320 मिलके कितना हो गया, 550। 5,50,000 का रॉ मटेरियल आपने क्या किया, फैक्ट्री में लेकर आए हो टू यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। लेकिन ये जो आपका 550 का रॉ मटेरियल है ना, इसमें से 80,000 का रॉ मटेरियल साल के एंड में बच गया। साल के एंड में बचने का मतलब कि मेरे बच्चे, आउट ऑफ ये 5,50,000, 80,000 का रॉ मटेरियल करंट ईयर में आपने यूज नहीं किया, आपने उसको यूज नहीं किया। तो अगर वो करंट ईयर में यूज नहीं हुआ, तब तो वो एक्सपेंस नहीं हुआ जी, क्योंकि एक्सपेंस तो वही होगा जो करंट ईयर में जिसको हमने यूज किया है। तो पता हम लोग क्या करते हैं, हमारा अकाउंट्स कहता है कि एक काम करो, ये जो 80,000 का रॉ मटेरियल जो आपका बच गया ना साल के एंड में, जिसको आपने यूज नहीं किया, उसको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर में आपने यूज नहीं किया। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे, तो किसमें से माइनस करें? क्या मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस करूं? किसी में भी माइनस कर सकते हो, किसी से भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अकाउंट में पढ़ा है ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। तो पता हम कलाकारी क्या करते हैं, इस 80,000 को इसमें से या इसमें से माइनस करने के बजाय हम उसको यहां से माइनस करके दूसरे साइड दिखा देते हैं। अकाउंट्स में हमेशा माइनस करने का दो तरीका होता है, या तो आप उसी वहीं से माइनस करो, या उसको दूसरे साइड लिख दो। अच्छा लगता है जहां पे झगड़े हो रहे हैं कि यार यहां से माइनस करो कि यहां से माइनस करूं, तो अच्छा पता क्या लगता है कि इस झगड़े से निकलकर यहां पे माइनस करने के बजाय उसको दूसरे साइड लिख दीजिए, तो आपका माइनस तो हो गया ना अल्टीमेट आपका पूरे 550 से। और इसलिए मेरे बच्चे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हम इसको क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आज के बाद कोई दुनिया में कोई भी इंसान आपसे पूछे ना कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखते हो, तो आप उनको बोलना कि भैया हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिख नहीं रहे हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखा नहीं रहे ट्रेडिंग में, हम तो ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हटा रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। उसको माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं? इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 80,000 का जो स्टॉक बच गया, वो करंट ईयर में यूज नहीं हुआ, वो नहीं यूज हुआ। तो हमने क्या किया, यहां से उसको माइनस कर दिया। अच्छा यूज नहीं हुआ तो कब यूज होगा, अगले साल यूज होगा, अगले साल। और जो भी, जिसको भी आप अगले साल या उसके आगे यूज करोगे, हम उसको एसेट्स बोलते हैं ना बच्चे,
बोलो ना हाँ। जो बच गया, जो अगले साल आपका यूज होगा, हम उसको एसेट्स बोलते हैं ना, ये सर हम बोलते हैं। और इसलिए इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बैलेंस शीट में हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक को लिख के दिखाते हैं कि हमारे पास 80,000 का यहाँ पे स्टॉक बचा हुआ है। आज के बाद कोई भी पूछे कि भैया क्लोजिंग स्टॉक को क्या हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां शो करते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले के पिछली बार 2 नंबर में कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां पे शो करते हैं। तो मत कह देना ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में शो नहीं कर रहे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हटा रहे हैं, इन खर्चों में से उसको माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कहां दिखाने के लिए? बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, क्योंकि वो हमारा एसेट है, हम उसको अगले साल यूज करेंगे। और जो भी अगले साल जिसको आप यूज करोगे, हम उसको एसेट्स के रूप में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अरे बोलो ना हाँ। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे क्या करते हैं? नेहा करते हैं सर, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका ट्रीटमेंट, तो ट्रायल बैलेंस बच्चे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा आगे क्वेश्चन के थ्रू। बट यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? रश्मिता साहू, हाउ इट्स रॉ मटेरियल वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटीना। यस बच्चे, रश्मिता बहुत सही बात कर रही हो। और एक बात बताऊं, सच्चाई बताऊं, आपने मेरे दिल की बात कही है। ये झगड़ा मुझे भी करने को मन करता है पूरे अकाउंटेंसी के साथ, आपके इंस्टीट्यूट के साथ, वो सीए वाले इंस्टीट्यूट के साथ, वो सीएस वालों के साथ, वो एमकॉम वालों के साथ, बीकॉम वालों के साथ, 11 12 सबके साथ मुझे भी झगड़ा करने का मन करता है। बट पता नहीं, ये बात जो आप जो अभी सवाल रेज किए हो, उस सवाल को वो अभी रेज ही नहीं करते, बोलते कि नहीं पहले पढ़ा दो, पहले सारी बातें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दो। वो पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। आप इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में भी देखेंगे, ये चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, आपका इंस्टीट्यूट आईसीएमआई जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट से कहीं बेहतर है इसके मामले में। उन्होंने कहा कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग में पहले सीख लो जो संतोष सर सिखा रहे हैं, फिर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अकाउंटिंग आपको सिखाऊंगा ना, तो ये जो डिस्प्यूट्स आपके दिमाग में वो अपने आप वहां पे आगे खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सबर करिए, अभी आपको संतोष सर के साथ चलना होगा, मेरी मजबूरी समझेंगे। अदरवाइज अगर अभी 100 कॉन्सेप्ट पे लेके आ जाऊं तो आपको स्टडी मेट समझ में ही नहीं आएगा। समझे रश्मिता मैंने क्या बताया? ये सर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिलहाल तो ये मानिए कि अभी हमने इसलिए याद कीजिए कि पिछली क्लास में कहीं पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग का नाम ही नहीं दिया। हमने तो बस आपको क्या क्या एक ब्रॉड पिक्चर में दे रहा हूं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट क्या होता है। आपकी बात को बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करूंगा। और एक झगड़ा और भी करना जरूरी है। मैं चाहता था कि आप में से कोई बच्चा मेरे साथ अभी झगड़ा करे कि सर ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आपने चार्ज किया, मशीन तो फैक्ट्री में काम करता है, तो जो फैक्ट्री में मशीन काम करता है उस पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो वो तो आपका ट्रेडिंग में आना चाहिए, आपने प्रॉफिट लॉस में क्यों लिखा? आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मैं रैली में वेट कर रहा था कोई तो बच्चा मुझसे पूछेगा। लेकिन बिलीव करो, इसका भी आंसर ना अभी आपके पास है, मेरे पास है, मैं जानता हूं। लेकिन जवाब दे दिया ना तो पूरे कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे। इसलिए अभी क्या करना होगा, मेरे साथ 3 4 क्लासें जब भी चलिए, जब ये चैप्टर आपका एंड होगा ना, एक एक बारीकी वाली बात भी मैं पॉलिश करते हुए आपके दिमाग में डालूंगा। ठीक है रश्मिता? तो आपने फिलहाल करना कि ठीक है, कोई भी बात नहीं, मशीन पे हो, फर्नीचर पे हो, किसी पे डेप्रिसिएशन हो, गुस्सा आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ लिखना, क्योंकि कुछ काम तो हमें मजबूरी में वो करने होते हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। अब देखो ना, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि घर में कोई रिलेटिव आया, कोई बड़ा, तो उनके हम झुक के पैर छूते थे। हम लोग छूते थे, आज भी हम छूते हैं। लेकिन आज के जमाने के बच्चे सोचते हैं कौन पैर छुएगा, कौन छुएगा, नहीं मन करता। फिर भी मजबूरी में मम्मी पापा की आंखों को देख के आपको छूना पड़ता है उनके पैर को। तो कुछ काम मजबूरी में करना पड़ता है, अभी वही कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ने दीजिए, मैं आपको बाकी बातें समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सिर्फ इतना बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की बातें समझ में आ गई? ये सर। खत्म करो सारी कहानी, अब हमें आगे बढ़ना है। आप मुझे जल्दी से बताइए कि इस फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कि ग्रॉस लॉस कमाया? 8 लाख प्लस 80, 880 का अमाउंट यहाँ पे आ गया, 880 का अमाउंट। इस 8,80,000 में इन सारे खर्चों को मैनेज करके बताओ कि आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? जल्दी बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट कोई बच्चा है जो निकाल चुका है जी? कोई है जो निकाल? ये बच्चे निकाल चुके हैं। जानवी कहती है कि 230, कशिश एंड ओजय सभी बच्चे कहते हैं 230। देख लेना ये बदमाशी ना कर रहे हो, 230 ही आना चाहिए, बाकी बच्चे भी चेक करेंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
एंड प्रॉफिट कितना जी, 2,30,000। इस 2,30,000 में से इन खर्चों को माइनस कीजिए और मुझे बताओ जरा कि आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो 230 माइनस 40 आपका हो गया 1,90,000। यही आ रहा बच्चों? अरे बोलो ना, यही आ रहा आपका 190 का अमाउंट। यस, इस 190 का अमाउंट पे ये सारा किसका, ओनर का है। ये ओनर के कैपिटल में हम जाके ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि ओनर भैया, ओनर भैया, जो 350 आपने बिजनेस में अभी तक लगा के रखा था, उसमें से देखो ना, इस कंपनी ने जो 190 का प्रॉफिट कमाया वो भी आपका है। हम आपके कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं, 5,40,000 अब इनका कैपिटल दिखेगा एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आपका। और मुझे बताओ जरा कि अब इनके बैलेंस शीट का टोटल कितना निकल के आ रहा है, कितना हो गया। तो 540, ये 7,90,000 का यहाँ अमाउंट निकल के आ गया। मेरे हिसाब से यहाँ भी 790 ही आना चाहिए, है ना। कितना हो गया, 4, 5, 6, ये 790 का अमाउंट आपका दोनों साइड टैली कर गया, काम पूरा हो गया। होना ही था टैली, कोई बड़ी बात थोड़ी। यस, देखो मुझसे पहले आप लोगों ने कितने सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया। तो मैं तो आपको बस यही बताना चाहता हूं कि एक्चुअली चीजें जो होती हैं उनके पीछे का क्या रीजन होता है, क्या लॉजिक्स होता है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते हैं, जल्दी से आंसर बताइए नीचे में कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, वेयर वी शो क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन में 4 रहेगा, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, चौथा रहेगा ट्रेडिंग काउंट एंड बैलेंस शीट। कहां टिक मार्क करेंगे, बैलेंस शीट में टिक मार्क करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी कॉपी मैंने देखा था उसमें से आई थिंक इक्का दुक्का बच्चों ने सही किया था, आउट ऑफ कम से कम 400-500 बच्चे। बाकी सारे बच्चे पता है आंसर क्या लिखे, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। क्या बदमाशी है, अरे लॉजिक पे काम करो ना बदमाश, कैसे है सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये काम पूरा हुआ और मैंने आपको एक लॉजिक बताया। अब मैं आज ना आपको इतने गंदे गंदे कॉन्सेप्ट के अंदर में एंट्री करूंगा, कराऊंगा कि आप करेंगे त्राहिमाम कि सर छोड़ दो, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट गंदा मत कराओ। लेकिन बिलीव कीजिए, जितना कॉन्सेप्ट ज्यादा गंदा होगा उतना आपको मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर में, ना कि आप परेशान होंगे। आइए, ये बुक मैंने इसका पीडीएफ ना आपको नीचे में दे दिया होगा, ऑप्शन डाउनलोड कर लेंगे आप। और इसमें कई सारे क्वेश्चन अभी हैं जो मुझे कराने हैं। ये सारे प्रोविजन फॉर बैडेट्स के ऊपर में बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन पहले मैं आपको लेकर आऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। पता है, आप मेरे बुक में देखोगे, जो आपके पास इसका पीडीएफ गया होगा, या अगर मेरी बुक अगर आपके पास होगी तो मैंने आई थिंक 16-17 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के है ना, 16-17 क्वेश्चन, वो 16-17 क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाए हैं। यानी कि आज तक की हिस्ट्री में जितने भी एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आए हैं या जो आगे बन सकते हैं, वो 16-17 क्वेश्चन में मैंने फिक्स कर दिए हैं। जो बच्चा वो 16-17 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, अगर वो कर जाए तो बिना किसी के हेल्प के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे हम क्वेश्चन भी बड़े बड़े प्रैक्टिस करेंगे आपके स्टडी मैट के बहुत सारे, लेकिन अपने आप बनेंगे। तो इसी प्रोसेस में आप ना, जो नोट्स है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है अब मेरे स्टडी मैट का। ये जो एडजस्टमेंट्स है बच्चे, उनके ऊपर मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हैं जो आप समझेंगे। हाँ, मैंने अब ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली ना होने का मतलब कि मैं पूरा जैसे पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट को टैली कराया ना, वो काम नहीं करेंगे, बस एडजस्टमेंट सीखेंगे। और सारे एडजस्टमेंट में मास्टरी करने के बाद बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको 9th आपके जो मेरा बुक में क्वेश्चन है, मैं इस पे लेके आता हूं। सुनिए क्वेश्चन क्या है। सिर्फ एडजस्टमेंट्स को समझना और उसको इंटरप्रेट करना और उसका सॉल्यूशन करना मेरा मोटिव है। ये देखिए, कहता है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। इस ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम है। एक हमारा नो डाउट कि ये डेबिट कॉलम हो गया, ये हमारा डेबिट कॉलम, और ये हमारा क्रेडिट कॉलम यहाँ पर दिख रहा है। क्रेडिट कॉलम दिख रहा है। कहता है कि मशीन आपके 2 lakhs के हैं, रेंट कहता है कि 40,000, सैलरी कहता है कि 30,000, कमीशन जो हमने रिसीव किया 10,000। कमीशन क्रेडिट में दिख रहा है, नो डाउट कि आपका इनकम रहा होगा, है ना। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है और क्रेडिट आपका क्या होता है जी, इनकम का। फीस जो रिसीव किया वो कितना बता रहा है, 20,000। मैं अब एडजस्टमेंट पे आ रहा हूँ। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन, ये तो आप जानते हैं, अब मैं अभी दिखाऊंगा अभी। अगला कहता है कि रेंट ड्यू बट नॉट पेड 5,000। रेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 40,000। और नीचे कहता है कि रेंट ड्यू है बट अभी तक पे नहीं किया, वो 5,000।
फिर कहता है कि कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव 2000। ये देखो, कमीशन हमने रिसीव कितना किया है 10,000, और अभी हमें रिसीव कितना करना बाकी है 2000 का अमाउंट। फीस कहता है कि हमने 20,000 रिसीव किया है। नीचे कहता है कि फीस जो हमने रिसीव किया है ना, उसमें 3,000 कहता है कि एडवांस है, एडवांस आपका है। और पता है, वो कहता है कि जो सैलरी हमने 30,000 पे किया है ना, इसमें से कहता है कि सैलरी इंक्लूड्स 12,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल का हमने पे किया, वो इसमें मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे समझना है। और कसम खाइए कि जब तक ये सारी बातें समझ में आएगी नहीं, तब तक आप पलकों को भी नहीं झपकाएंगे। पलक भी मतलब तब झपकेगा जब ये हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो नाइन्थ को मैं समझाने के लिए आप मेरे साथ अपने रजिस्टर में लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। आप अपने रजिस्टर में मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें से कोई भी ऐसा नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मोटिव यहाँ पे पूरा फाइनल अकाउंट को टैली कराना नहीं है, बस एडजस्टमेंट सिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मेरे साथ बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप 7 से 8 लाइन जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट्स इसमें प्लस माइनस करते हुए दिखाने हैं विथ लॉजिक्स। तो हमने क्या किया, ये आपका ले लिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और फिर ना आप क्या कीजिए, मेरे साथ एक बैलेंस शीट बनाइए, मेरे साथ एक बैलेंस शीट बनाइए। उसी पेज पे अगले आधे पेज में बैलेंस शीट, जो कि कब बन रहा है जी, एज ऑन 31 मार्च 2025। साल के एंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट आपके लिए बना रहे हैं। तो हमने आपके लिए एक बैलेंस शीट रेडी कर दिया। और हमने क्या किया जी, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों नहीं रेडी किया, इसका रीजन अब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। पहले तो मशीन 2 lakhs, मुझे लगता है कि मशीन को अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये मशीन जो कि 2 लाख रुपीज का है, हमने क्या किया, फटाफट इसको अंदर में लिखा और कहा कि इसमें हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो आप यहाँ पे लेस कीजिए क्या जी, डेप्रिसिएशन 10% कितना हो जाएगा, 20,000। ये बाहर कितना हो जाएगा, 1,80,000। ये 20,000 का डेप्रिसिएशन ऐसे तो जाना चाहिए था ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मशीन फैक्ट्री में यूज होता है। बट दिल को थाम के और परेशान मन से भी आप उसको यहीं लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में। रीजन क्या है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं उसका रीजन बताऊंगा। थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ने दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो हम क्या करेंगे जी, हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। दैट कम्स टू हाउ मच, 20,000 का अमाउंट आपका। गॉट इट, ये सर। तो ये काम हो गया। अब आइए अगली बात। ये देखो ध्यान से, नजर यहां, लिखना बंद हो जाएगा, लिखना बंद हो जाएगा। सारी बातें, सारा माइंड संतोष सर के साथ चलेगा। सुनिए मेरी बात। रेंट मेरे बच्चे कहता है कि आपका यहाँ पे 40,000 है। पहले बताओ, रेंट आपका डेबिट में दिख रहा है, ये आपका एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है, जल्दी बताइए। ये जो रेंट आपका डेबिट में दिख रहा है, ये आपका एक्सपेंस है या फिर आपका, ये आपका रेवेन्यू है, जल्दी बताइए। एक्सपेंस है, ऑब्वियस बात है कि एक्सपेंसेज हैव ऑलवेज द डेबिट बैलेंस आपका, ठीक है ना। तो रेंट हमारा कितना जी, 40,000। अच्छा, ये एक्सपेंस होता क्या है, एक्सपेंस क्या होता है, बोलो बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक जो टाइम पीरियड है, मान लो ये टाइम पीरियड आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 है। तो आप मुझे बताइए कि इस साल का एक्सपेंस आप किसको बोलते हो, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया है। जितने अमाउंट का बेनिफिट, जितने वैल्यू का बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया बच्चे, वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। पेमेंट कभी भी करो, फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट से मतलब नहीं होता, बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया है। अब देखो ना मैं क्या बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ये देखिए कहता है कि रेंट जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, यानी कि साल के बीच में हमने 40,000, इस करंट ईयर में हमने 40,000 का रेंट पे कर दिया है। हमने 40,000 का रेंट पे कर दिया है ना, मैं ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको नीचे में कहता है कि भैया अभी 5,000 का रेंट अभी और पे करना बकाया है, अभी और पे करना है। 40,000 का रेंट मैंने पे कर दिया, जिससे जिस लैंडलॉर्ड से मैंने बिल्डिंग लेकर मैं अपना काम कर रहा हूं, उस बिल्डिंग का 40,000 का रेंट करंट ईयर का पे कर दिया। और 5,000 रेंट अभी करंट ईयर का मुझे पे करना बकाया है। 5,000 का पे करना बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग है।
मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कोई पूछ दे कि भैया 40,000 रेंट पे कर चुके हो और 5,000 अभी पे करना बकाया है, बताओ करंट ईयर का आपका एक्सपेंस कितना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए कि एक्सपेंस आपका कितना कहा जाएगा। 40,000 रेंट पे कर चुका हूं, 5,000 करंट ईयर का भी मुझे पे करना बकाया है, मुझे बताओ करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हिमानी जैन, एक्सपेंस मेरे बच्चे 45 कहा जाएगा। 40 नहीं, ये बाकी बच्चे सही है, 45। क्योंकि एक्सपेंस का मतलब पेमेंट करना नहीं होता। हम तो मशीन भी खरीदते हैं, बिल्डिंग भी खरीदते हैं, हम तो कितना पेमेंट करते हैं, सारा पेमेंट थोड़ा ही एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना। अगर मैं बेनिफिट ले चुका हूं, मेरा एक्सपेंस हो चुका है, पेमेंट कर दिया तो भी ठीक है, नहीं पेमेंट किया तो भी ठीक है, बट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ये सारे बच्चे सही है। तो पता है मैं इसमें 40 पे कर चुका हूं, 5 पे करना बकाया है। जब मुझे कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलेगा ना बनाने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस में कहूंगा भैया रेंट, रेंट हमारे जो पे हो चुके हैं पेड, वो तो आपके 40,000 है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग है अभी अभी और पे करना है, वो 5,000 है। और ये टोटल रेंट हमारा पता है एक्सपेंस कितना है, 45,000। 45,000 हमारा रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, 45,000। 45, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो 45,000 का रेंट हुआ मेरे बच्चे, रेंट आपका कितना हुआ, 45 जो एक्सपेंस दिखा दिया। इस 45 में से हम कितना पे कर चुके हैं, 40। जो साल के बीच में 40 पे कर चुके हैं ना, वो तो हमारे जो कैश जो होगा बैलेंस शीट में उससे माइनस हो गया होगा जी। जो पे कर चुके वो तो माइनस हो चुका होगा, लेकिन जो पे करना है अभी, पे करना है, इट्स क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी कि हमें ये 5,000 पे करना है। तो कोई भी ऑब्लिगेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं यहाँ पे एज लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट। आपका आउटस्टैंडिंग कितना, आपका 5,000 का। 5,000, समझो मेरी बात, रटने की चीज है ही नहीं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में लिया। हमने करंट ईयर में पूरे 45 का लिया, हम पूरे 45 एक्सपेंस दिखाएंगे। 45 में जितना हम पे कर चुके हैं करंट ईयर में, वो हमारा बैलेंस शीट में जो कैश दिख रहा होगा ना, जो भी कैश दिख रहा होगा, उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हमें दोबारा माइनस नहीं करना। लेकिन 5 जो अभी हमें पे करना है, दैट बिकम्स आवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें कोई डाउट आपको, इसमें कोई डाउट बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं सर, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे तो वही बात थी। मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमने डेप्रिसिएशन कहाँ किसी को पे किया, बट बेनिफिट लिया करंट ईयर में ना, हम उसको एक्सपेंस ग्रुप में दिखाएंगे। तो एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है, करंट ईयर में पेमेंट करना नहीं। बात समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मजे की बात सुनो, आपको अगला बहुत मजेदार लगेगा। ये जो सैलरी है वो कहता है कि 30,000। मैं एक बार फिर से देखूंगा एक एक बच्चे का कि क्या सचमुच में वो बातें समझ रहे हैं। ये देखो, कहता है कि सैलरी हमने कितना पे किया है, 30,000। यानी कि करंट ईयर में सैलरी का जो हमने पेमेंट किया है अपने एम्प्लॉय को, है ना, जो पे किया बच्चे, वो 30,000 पे किया है। इतना पैसा सैलरी के नाम पे हमने पे किया है। नीचे कहता है कि सैलरी इंक्लूड्स 12,000, ये देख रहे हैं आपको, ये दिखना चाहिए। कहता है कि सैलरी इंक्लूड्स 12,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। सैलरी कहता है कि इसमें से 12,000 क्या है जी, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। आप मुझे बताइए कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में करंट ईयर में सैलरी के नाम पे आपने अपने एम्प्लॉय को 30,000 का पेमेंट किया, लेकिन इस 30,000 में कहता है कि 12,000 जो हमने पे किया है ना, इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा जी, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। यानी कि उसका बेनिफिट अभी हमने करंट ईयर में नहीं लिया है, उसका बेनिफिट कब लेंगे, नेक्स्ट ईयर में। मुझे बताओ ना, आप में से कोई भी बच्चा, कि अगर आपने 30,000 पे किया, लेकिन 30 में से 12,000 उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, इस साल में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि इस साल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा। ये बहुत प्यारे बच्चे, सारे प्यारे बच्चे हैं। एक्सपेंस तो 18,000 रिकॉर्ड होगा ना बच्चे। एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा, 18,000। क्योंकि एक्सपेंस का मतलब पेमेंट करना होता ही नहीं है। एक्सपेंस का मतलब होता है करंट ईयर में बेनिफिट लेना। जितने वैल्यू का बेनिफिट ले चुका हूं, मेरा एक्सपेंस है। जिस वैल्यू का बेनिफिट अभी आगे लूंगा, वो मेरा एसेट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग। तो पता मैं क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, तो प्रॉफिट लॉस में मैं कहूंगा कि भैया ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन दिया था,
तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि सैलरी जो हमने पे किया था, वो पेमेंट तो ऐसे 30,000 किया था अंदर के कॉलम में लिखना, लेकिन इसमें से कहना कि अब प्रीपेड प्रीपेड कह दो या एडवांस कह दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें से जो प्रीपेड सैलरी है ना, मतलब जो एडवांस में पे किया है, वो 12,000 है। और आप बोलना कि मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ? हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 18,000। एक्सपेंस कितना? 18,000। और ये जो 12,000 है ना, वो हमारा साल के एंड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका बेनिफिट अभी हम आगे लेंगे। और जिसका बेनिफिट आगे लोगे ना बच्चे, उसको हम क्या करेंगे जी? एसेट के रूप में दिखाएंगे। तो वो प्रीपेड सैलरी आप यहाँ पे एसेट के रूप में दिखाएंगे। कितना जी? 12,000 का अमाउंट आपका, 12,000 का अमाउंट। इसमें कोई डाउट? यस, क्रिएटर एंड शुभाश्री, सभी बच्चे सही है। अरे भरत बदमाशी करेगा? 12,000 एक्रूड सैलरी? अरे एक्रूड का मतलब कि होता है जिसका पेमेंट करना बकाया है। एक्रूड आउटस्टैंडिंग को कहते हैं। एडवांस पे किया तो उसको प्रीपेड कहेंगे। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, ये भी आपको दिखा दिया। मैंने आपको कहीं पे भी नहीं चाहता आपको रटवाऊं। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों गंदे गंदे काम करके आते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है बदमाशी जब करते हैं तो। बट एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं यहाँ से इस नाम को हटाता हूँ। मैं इस शब्द को ही हटाता हूं। मुझे अब एक्सपेंस के बारे में जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। अब मैं आपको रेवेन्यू का मतलब बताना चाहता हूँ। रेवेन्यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ रेवेन्यू। आपको पता है, ये जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आप बनाना नहीं, ये देखो आप यहाँ पे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो आप जब यहाँ पे सेल्स लिखते हो ना, तो सेल्स क्या लिखते हो? चाहे वो कैश पे सेल्स हो, चाहे वो सेल आपका हो क्या जी, क्रेडिट पे लिखते हो ना बच्चे। दोनों को ऐड करके हम सेल्स दिखाते हैं। क्योंकि रेवेन्यू का मतलब कभी भी पैसा आना नहीं होता है। हमारा अकाउंट्स काम करता है एक्रूअल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे। तो एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू हो, वो कहता है कि भैया पैसा आया पैसा गया, उससे मतलब ही नहीं है। एक साल में जितने का आपने बेनिफिट ले लिया, हम उसको एक्सपेंस कहते हैं। और जितना सर्विसेज आपने एक साल में रेंडर कर दिया, जितने गुड्स आपने एक साल में बेच दिए, उन सबको क्या मान लो? अपना रेवेन्यू मान लो। चाहे पैसा आया तो भी ठीक, और नहीं आया तो भी ठीक। आ गया तो आ गया पैसा, नहीं आया तो कोई नहीं, बाद में आएगा, उसको डेटर्स के रूप में लिख दो बैलेंस शीट में। आप समझो मेरी बात ना। एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू हो, एक्रूअल बेसिस पे काउंटिंग होता है। तो सेल्स आपका कैश पे हुआ, वो भी हमारा रेवेन्यू है। क्रेडिट पे हुआ, वो भी रेवेन्यू है। अगर कैश पे सेल किया तो हमारे बैलेंस शीट के कैश में ऐड हो गया होगा, और क्रेडिट पे अगर सेल किया तो डेटर्स के रूप में हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। यही तो काम होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, ये देखिए अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे आप मेरे साथ, कि कमीशन मैंने रिसीव किया कितना जी? 10,000। मुझे इस करंट ईयर में कमीशन के नाम पे मेरे पास पैसे कितने आ गए? 10,000 आ चुके हैं। ये मैंने रिसीव कर लिया, रिसीव कर लिया है ना? रेवेन्यू है तो नो डाउट कि मैं उस साइड दिखाऊंगा। नीचे कहता है बच्चे, कमीशन ड्यू है। पढ़ेंगे आप। कहता है कि कमीशन ड्यू है बट नॉट रिसीव। ड्यू हो गया, हमने सर्विसेज रेंडर कर दी, हमने काम कर दिया, अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। वो कहता है कि हम कुछ दिनों के बाद आपको दे देंगे। अभी पैसा नहीं मिला, वो बोला कि कुछ दिनों के बाद दे देंगे। मुझे बताओ, आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 10,000 रिसीव कर चुका हूं एंड 2,000 कहता है कमीशन का ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, तो मैं करंट ईयर का रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड करूंगा एज कमीशन, तो कितना रिकॉर्ड करूंगा? बोलो ना बदमाशों। बहुत प्यारे बच्चे, ये 12,000, ऑब्वियस सी बात है। सारा, चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे, सारा इनकम दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्या जी? बाय कमीशन। तो पता है आप एग्जामिनर को क्या बोलना? आप कहना कि सर देखो, कमीशन के अंदर में ऐसे कर देना कि जो हमने रिसीव किया है, वो तो हमारा कितना है? 10,000। और जो अभी हमें रिसीव करना है यानी कि एक्रूड, वो कितना है? 2,000। इन दोनों को ऐड करके टोटल कितना हो गया? 12,000 का अमाउंट। 12,000 का अमाउंट। तो याद रखना, मेरे शब्दों को ध्यान सुनो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। आप प्रॉफिट लॉस में क्या दिखा रहे हो? आप प्रॉफिट लॉस में क्या दिखा रहे हो? कमीशन दिखा रहे हो, कमीशन दिखा रहे हो।
कमीशन रेवेन्यू को दिखा रहे हो, तो कमीशन रेवेन्यू हमारा कितना है 12,000। इस 12,000 में से हम कितना रिसीव कर चुके हैं 10,000, वो हमारे कैश में ऐड हो चुका होगा जितना भी रहा होगा। 2,000 हमें रिसीव करना है, 2,000 हमें रिसीव करना है। मुझे जल्दी बताओ कि अगर मैं यानी कि बिजनेस कहता है कि 2,000 रुपए मुझे रिसीव करना है, तो ये मेरे पास एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि एक राइट क्रिएट हो रहा है। जल्दी बताइए, 2,000 मुझे किसी से रिसीव करना है, ये मेरे लिए यानी कि फर्म के लिए एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि बोझ है, या फिर राइट है कि हाँ जी मुझे पैसा रिसीव करना है। सर राइट है, हमें पैसा रिसीव करना है। और जब भी हमारे पास कोई राइट आता है ना बच्चे कि हमें रिसीव करना है, वो हमारा एसेट्स होता है। वो डेटर्स जिनसे मुझे पैसा लेना है वो भी राइट ही तो है कि हमें उनसे पैसा लेना है। तो डेटर्स कह दो या कह दो कमीशन क्या जी एक्रूड, वो सभी हमारे क्या होंगे एसेट्स होंगे। और इस एक्रूड कमीशन को एज एसेट क्या करेंगे 2,000 रुपीज दिखाएंगे। खत्म हो गई बात। दोबारा सुनो, अच्छा लग रहा है मुझे, बार बार पता नहीं मन क्यों कर रहा बताने का कि अरे 12,000 रुपीज जो कमीशन आपका हुआ, इनकम जिसको दिखाया, उस 12 में 10 आ चुका है, उसको कैश में ऐड कर दिए होंगे। 2 हमें रिसीव करना है, उसको हमने इसी साइड क्या किया एसेट्स के रूप में दिखा दिया। ये भी एसेट है जो आ चुका है, जो आना है वो भी हमारा एसेट है। काम पूरा हो गया। क्लियर यहां तक आपका? ये सर। तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पे कमीशन का जो एडजस्टमेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता दिया। ठीक है, मुझे विश्वास आप बात समझ गए होंगे। मैं अगले और सबसे मस्ट एडजस्टमेंट पे आना चाहता हूं और यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये देखिए आप यहाँ पे कहता है अगला, फीस रिसीव्ड। मैंने आप सारे बच्चों से 20,000 का फीस रिसीव कर लिया। अब सारे बच्चों से मैंने जो फीस रिसीव किया, मतलब फीस के नाम पे जो कैश रिसीव कर लिया ना बच्चे, आप सबसे खूब सारे पैसे मैंने कितना रिसीव कर लिया 20,000 इस करंट ईयर में। 20,000 रुपए मैंने आपसे ले लिया। लेकिन 20,000 का जो फीस मैंने आपसे रिसीव किया, उसमें से कहता है कि इसमें 3,000 एडवांस है। यानी कि जितने बच्चों से मैंने फीस लिया है, उसमें से जिनसे 3,000 रुपीज रिसीव किया है ना, मैंने उनको करंट ईयर में नहीं पढ़ाया। बोला कि अगले साल पढ़ा देंगे, आप एडवांस में दे दो आप। तो 20,000 में 3,000 का जो अमाउंट हमने रिसीव किया, ये कहता है कि एडवांस में रिसीव किया फीस है, एडवांस फीस है। एडवांस फीस आपका है, एडवांस। मुझे बताओ करंट ईयर का मैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा? मुझे बताइए करंट ईयर में मैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा अगर मैं अब सारे बच्चों से 20,000 कैश रिसीव करता हूं, लेकिन 20 में से 3,000 जिस बच्चे से लिया है उसको करंट ईयर में मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने सर्विसेज रेंडर नहीं की, मैंने कहा कि अगली बार पढ़ाऊंगा। कितना? ये 17,000। अरे ये तो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि सर आपने 20,000 जो कैश आपके पास आया है, उसमें से इस साल का रेवेन्यू आप सिर्फ 17 का है ना, जितने के लिए आपने पढ़ा दिया। वो 3,000 जिस बच्चे से आपने रिसीव किया नहीं पढ़ाया, वो मेरे ऊपर में ऑब्लिगेशन है। या तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और नहीं पढ़ाया तो मुझे उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैं उसको पढ़ाऊंगा, ये भी ऑब्लिगेशन है। अगर मैं नहीं पढ़ाया तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये भी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन तो है ना। तो मैं अपने प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे कहूंगा बाय बाय। मैं बताऊंगा कि देखो जी फीस हमने जो रिसीव किया है ना, वो हमने 20,000 रिसीव किया अंदर कॉलम में, लेकिन इसमें कहूंगा कि लेस कर रहा हूं एडवांस फीस। एडवांस में जो फीस रिसीव किया है वो 3,000 हमारा क्या है जी रेवेन्यू नहीं है। तो मैं रेवेन्यू यहाँ पे कितना दिखाऊंगा 17,000। और एडवांस में जो रिसीव किया वो मेरी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। मैं क्या करूंगा बैलेंस शीट में यहाँ पे उसको एडवांस फीस के नाम पे 3,000 का एंट्री यहाँ पे दिखाऊंगा और काम पूरा हो गया। यस अंजलि, यस प्रेम एंड यश एंड नेहा एंड निकिता एंड सारे प्यारे बच्चे, यही तो काम करना है। इसी में हम पता नहीं क्यों उल्टे सीधे काम रट रट के काम करते हैं और गंदे गंदे काम करके आते हैं। कॉपी आपकी चेक करो तो हमें समझ में नहीं आता कि यार हम सीए में इंटर के बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं या फिर तीसरी चौथी क्लास के बच्चे कॉपी चेक करते हैं। इसमें भी आप इतनी गंद मचाते हो ना एग्जाम में कि हमें लगता है कि क्या करें हम, मतलब कॉपी चेक करें, कॉपी फाड़ दे, या हम अपने सर के बाल को पूरा का पूरा खत्म कर दें। ऐसी नौबत आती है, सच्चाई बता रहा हूँ। कभी जब सीए में बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए, प्लीज कॉपी कीजिए। मैंने जितने सारे एडजस्टमेंट थे मैंने आपको समझा दिए। यहां तक क्लियर है सबका? अरे यहां तक बात सारी क्लियर है जो मैंने आपको बताया। अभी बैलेंस शीट और इसको टैली मत करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। बस एडजस्टमेंट सीख के काम कर देंगे, टैली नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ये सर, पता है, समझने के बाद भी आप जानबूझ के गलतियां करते हो एग्जाम में। मैं प्रूफ करूंगा आपको,
ये सर, देखो मैं प्रूफ करता हूँ। एक सवाल पूछता हूं, जवाब आप देंगे। जो बच्चा सही जवाब देगा सर उसको बहुत बड़ी चीज आज देने वाले, बहुत बड़ी चीज। तो सुनो मेरा सवाल क्या है। मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन की एक बात बताओ, प्रीपेड प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी मान लो एग्जाम में आ जाए, लिखना नहीं है, यही ले लो ना, प्रीपेड सैलरी कितना था, 12,000। प्रीपेड सैलरी 12,000, ये जो आपका है, ये ये कहां जाएगा, इसका ये कहां जाएगा, आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये कहां जाएगा। तो पहला ऑप्शन कि सर प्रीपेड सैलरी, सैलरी एक तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। दूसरा ऑप्शन नहीं सर ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। तीसरा ऑप्शन नहीं सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों जगह जाएगा। चौथा आपका नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस बैठ गए हैं, नहीं पता। क्वेश्चन पूछ रहा प्रीपेड सैलरी 12,000 शोन इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, और ये आपका 2021 के जून अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। एग्जैक्टली सेम वर्ड, प्रीपेड सैलरी, वो अमाउंट था आपका, अमाउंट नहीं था वहां पे, शोन इन 4 ऑप्शन, बताओ क्या ऑप्शन होगा, एबीसीडी। बताओ, पहले में प्रॉफिट लॉस, दूसरे में बैलेंस शीट, तीसरे में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, एंड चौथे में आपका नहीं पता। बताओ कहां जाएगा। पता नहीं आज सारे बच्चों को क्या हो गया है, या तो ये बच्चे रियली में बहुत समझदार हो चुके हैं, या फिर रियली में आप बहुत समझदार हो चुके हो। हाँ, एक एक बच्चा यहाँ पे जो भी आंसर दे रहा है, वो सारे बच्चे सही हैं, एक्सेप्ट आपका एक बच्ची जो शायद लगता है निकिता, अभी ज्वाइन की है ना, सुनेंगे ध्यान से। रॉक भी शायद अभी ज्वाइन किया, उसने पूरी क्लास देखी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रीपेड सैलरी 12,000 शोन इन, कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। प्रीपेड सैलरी कहाँ दिखाते हैं, 12,000 बैलेंस शीट में। प्रीपेड सैलरी को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हम प्रॉफिट लॉस में नहीं। अरे बदमाश, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तो हमने इसको माइनस किया है, हमने उसको हटाया है, हमने उसको हटाया है ना कि शो किया है। कहां दिखाने के लिए, बैलेंस शीट में। क्वेश्चन समझो, अगर बोलता व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड सैलरी अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट, तब आपको बताना होगा कि इट विल बी इधर डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर कहेगा ट्रीटमेंट बताओ, लेकिन पूछता कि कहां शो किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ये हो जाए, बिल्कुल वही बात, वही सेम चीज है बच्चे, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल ना, मुझे लगता है कि सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू कैसे भी आ जाए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेकिन पता है क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं फाउंडेशन वाले, कुछ बच्चे होते हैं इंटर वाले, कुछ बच्चे होते हैं फाइनल वाले। इंस्टीट्यूट सभी के एग्जाम में हर एक लेवल से चेक करता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। अब फाउंडेशन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, इंटर में क्या होगा, चीजों को थोड़ा सा वो घुमा देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थोड़े सी चीजों को घुमा देगा, और घुमाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा। वो आपके साथ भी अगले क्वेश्चन में होने वाला है, आपके साथ भी अगले क्वेश्चन में होने वाला है, जो घुमाने वाली बात कर रहा हूं। नहीं विश्वास है तो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पता है, ये जो एडवांस फीस है, ये एक्रूड है, ये प्रीपेड है, ये सब कहां जाते हैं, बैलेंस शीट के आइटम से, बैलेंस शीट का आइटम है। ये 9th के बाद आप देखिए, आपके पास जो नोट्स गया होगा उसमें 10th नंबर, ये देखिए आपके एग्जाम में अब क्या करने वाला है। ये आपका बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10th है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10th है, आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10th। अब सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो एक तरीका हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से, ये सारी बातें एडजस्टमेंट्स में होंगी। एक और भी तरीका होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, ये सारी बातें जो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में है ना, उनको एडजस्टमेंट्स में ना देकर इन सारी बातों को ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे देगा। और मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर ये चीजें ट्रायल बैलेंस में दिख रही हैं, तो ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब कि वो आपस में एडजस्ट हो चुकी हैं। वो बैडेट्स जो था वो भी एडजस्ट हो चुका है, वो आपका डेप्रिसिएशन था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन के साथ। ये देखो, मैंने ये एडजस्टमेंट्स जितनी सारी थी ना, उनको हटा के ऐसा क्वेश्चन बना दिया। ये देखिए आपका एक, आपको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, ये देखिए। ट्रायल बैलेंस कहता है कि 31 मार्च 2024 को, अब कहता है मशीन आपका 180, और देखो ट्रायल बैलेंस में ही आपको दिख रहा है डेप्रिसिएशन 20,000।
मुझे बताओ ना, मैं जानता हूं कि आप में से हर एक बच्चा पिछली क्लास को बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ा हुआ है। ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब क्या है? क्या इसमें ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है कि अभी 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 हमें माइनस करना है? जल्दी बताओ। ये माइनस हो चुका है कि अभी हमें माइनस करना है? ये सर, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब कि जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना होगा ना बच्चे, उस दिन तक ही सब कुछ आपस में प्लस माइनस हो चुका है। अब तो हमें जो आइटम जहां के हैं वहां के दिखाने होते हैं। बहुत प्यारे बच्चे आप सभी। ठीक है, मशीन में आपका हो चुका है। रेंट पे आता हूँ। ये देखो, रेंट आपका कहता है कि 45, यहाँ देखो आप। और मजे की बात ये देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब हो गया, एक 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 गलती मैंने कर दी है, माफ कीजिए, आप भी सही कर लीजिए, आपकी बुक में मिस्टेक है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका यहाँ पे डेबिट में नहीं, लायबिलिटी है ना बच्चे, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट होगा, सही कर लो आप, यहाँ मिस्टेक था आपका। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? जो रेंट हमें पे करना, दैट इज लायबिलिटी, क्रेडिट में दिखता है आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि रेंट आपका 45 है और आउटस्टैंडिंग रेंट कहता है कि 5000 है आपका। पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो क्या ये इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है क्या, या अभी एडजस्ट करना बाकी है? जल्दी बताइए। क्या ये 5000 जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो क्या इस रेंट में वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है कि हमें करना है? यस, हो चुका है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने तक जो भी कुछ ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, वो सब आपस में मेरे बच्चे प्लस माइनस हो चुके हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। यस। तो हम लोग क्या करेंगे पता, फिर क्या, हम एग्जाम में थोड़ा मुस्कुराएंगे। बच्चे उल्टे सीधे काम करेंगे, आप थोड़ा स्माइल पास करना। और रेंट को कहां दिखाएंगे जी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। दोबारा उसको प्लस माइनस नहीं करेंगे। उसी तरीके से आइए, सैलरी कहता है कि 26,000, और देखो इसी में कहता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड सैलरी। तो ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब कि सैलरी में से ऑलरेडी ये प्लस माइनस हो चुके हैं। अगर प्लस करना था तो प्लस कर चुके हैं पहले से, माइनस करना था तो माइनस कर चुके हैं, अब हमें कुछ भी नहीं सोचना। ये सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। ये प्रीपेड सैलरी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्लियर आपको? ये सर। उसी तरीके से मेरे बच्चे, कमीशन अर्न्ड कहता है कि 12,000 है, एंड एक्रूड कमीशन आपका 2,000 है। तो मतलब सब कुछ प्लस माइनस हो चुका है। बस आपको क्या करना, फटाफट आओ ना, इस 10th का क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कीजिए, और जल्दी से आंसर को यहाँ पे मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। सॉल्यूशन में अगेन आप मेरे साथ क्या बनाएंगे? एक छोटा सा प्यारा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो पिछली बार से भी थोड़ा छोटा ही बनने वाला है। ये रहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और आप यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा बैलेंस शीट बनाइए। एज ऑन 31 मार्च 2024, जो भी डेट आपका ट्रायल बैलेंस का दिया रहेगा, उस दिन पे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। याद रखना, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के लिए पता क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर। हम लिखते हैं फॉर द ईयर। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। ये फॉर द ईयर का बनता है, एक साल का। एक साल के एक्सपेंस रेवेन्यू को प्लस माइनस करके ये एट द एंड ऑफ ईयर बनता है ना बच्चे? एट द एंड ऑफ बच्चे। तो सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहता है कि मशीन आपका 180 है, तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मशीन एंड 180। दोबारा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करूंगा, और ये जो इसके साथ जो डेप्रिसिएशन था ना, इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे। है ना? कोई पूछे कि ऐसा क्यों, बोलना कि यार सब आपस में प्लस माइनस हो चुके हैं, हमें दोबारा थोड़े करना। अब तो जो आइटम जहां के हैं बस उसको लिख देने हैं। खर्चे हैं तो प्रॉफिट लॉस में, और आपका ये तो बैलेंस शीट में। ठीक है। रेंट यहाँ पे कहता है कि 45। रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो टू रेंट अकाउंट, ये कितना हो गया आपका? 45,000। 45। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमें पे करना, इट्स लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम क्या करेंगे? एज लायबिलिटी यहाँ पे दिखाएंगे 5000 का अमाउंट। ये भी हमने क्या किया? काम पूरा किया। आगे बढ़ता हूं। कहता है कि सैलरी आपका 26,000 है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, आप प्रॉफिट लॉस में दिखाइए। सैलरी आपका कितना जी? 26,000। 26,000। और जो प्रीपेड सैलरी है ना बच्चों, प्रीपेड सैलरी, वो प्रीपेड सैलरी हमारा क्या होता है जी? एसेट्स होता है। और इस एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। प्रीपेड सैलरी कितना बता रहा है? 4,000। है ना? ऐसे भी आपको पता चल रहा है कि डेबिट बैलेंस है, तो ये हमारा क्या है जी? एसेट्स ग्रुप में। कमीशन 12,000 का हमारा रेवेन्यू है, आप यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन।
बाय कमीशन। इस कमीशन को आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए, कितना जी, 12,000 का अमाउंट आपका, 12,000। और कहता है कि एक्रूड कमीशन 2,000। एसेट्स है, डेबिट में दिख रहा ना, एसेट्स है, तो आप यहाँ बोलेंगे एक्रूड कमीशन। एक बात बताऊं और भी अच्छा आपको समझने का, वो तो अब आपको रेवेन्यू एक्सपेंस तो पता है, रेंट सैलरी कमीशन वेजेस जो भी आपका, डेबिट तो एक्सपेंस और क्रेडिट तो रेवेन्यू। किसी भी एक्सपेंस और रेवेन्यू के नाम के आगे पीछे एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अनअर्न्ड ऐसे नाम अगर लगे हुए दिख जाए तो ये पक्का है, या तो वो लायबिलिटी होगा या फिर एसेट होगा। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में दिख रहा है तो वो एसेट रहा होगा, और क्रेडिट में दिख रहा है तो हमारा लायबिलिटी रहा होगा। यही तो होता है क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का, डेबिट बैलेंस एसेट्स का। क्लियर यहां तक बात है आपको? अरे डेडली बदमाश, पहले यहां तो सुन लो मैं क्या बता रहा हूं, ये क्यों उल्टी सीधी बात करते रहेंगे। गुड अंजलि। तो ये हमारा क्या हुआ जी, हमने आपको दिखा दिया। आपका एक बार दोबारा बोलूं, मैं दोबारा एक बार बोल दूं, रिपीट कर दूं, आंखें खोलकर और कान खोल के सुनेंगे मेरी बात। रेंट सैलरी कमीशन वेजेस उल्टे सीधे नाम सारे एक्सपेंस रेवेन्यू। डेबिट में तो एक्सपेंस, क्रेडिट तो रेवेन्यू। मैं उनको बता रहा हूं जो बदमाश बच्चे जो भूल जाते हैं, उनको याद करने का तरीका। अगर कोई भी एक्सपेंस रेवेन्यू के नाम के आगे पीछे एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्न, एडवांस ऐसे उल्टे सीधे नाम अगर दिख जाएंगे तो पक्का है वो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। डेबिट में बैलेंस दिख रहा होगा तो एसेट कह देना, और क्रेडिट में बैलेंस तो लायबिलिटी कह देना। अगर आप कहते हो कि वो एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, अगर वो लगता है कि सर वो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी साइड दिखा देना, काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? इसके कदम इसके बाद मेरे बच्चे, तो हमने कमीशन की बात भी कर ली, 2,000 हमने दिखा दिया, और दिखाया कमीशन ना, ये एक्रूड कमीशन। फीस 17 इनकम है, लिखो ना यहाँ पे फीस आपका। फीस हमने 17,000 इनकम यहाँ पे दिखाया, और कहता है यहाँ पे अर्न अर्नड फीस, अर्न अर्नड आपको नहीं आता कि यार ये एसेट्स है कि लायबिलिटी, टेंशन खत्म करो। ऐसे लायबिलिटी है बट फिर भी कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, लायबिलिटी हो गया। लो, अरे तुक्का भी मारो एग्जाम में तो लॉजिक के साथ, अर्न अर्न फीस हमारा कितना हो गया, 3,000 का अमाउंट आपका, और डेप्रिसिएशन तो शायद दिखा चुका ना, काम पूरा हो गया। एक बात बताऊं, सच बोल रहा हूं, मैं अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल बनाता है, बहुत सिंपल बनाता है, लेकिन वो जितना सिंपल बनाता है ना, आप उतना उसको टफ फील करना शुरू कर देते हैं। पता है क्या होता है, एग्जाम में आप देखेंगे अभी से आई थिंक 3 अटेम्प्ट पहले इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये आउटस्टैंडिंग, ये प्रीपेड, ये सब नाम आपके क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर थे। अब बच्चों ने क्या क्या कलाकारी दिखाना शुरू किया, यहाँ प्लस करो, वहां माइनस करो, ये करो। अरे क्यों करना बदमाश, क्यों करना? और सब कुछ जानते हुए भी आप गलतियां करके आ जाते हैं, तो प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर ना? ये सर, तो ये बातें मुझे विश्वास है कि आप बात समझ चुके होंगे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगला सवाल मैं पूछूंगा और बहुत गंदा सवाल पूछने वाला हूं। इसलिए कोई बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बता दीजिए। कोई डाउट है तो या तो बोल दीजिए कि यस सर डाउट है, या फिर बोल दो नो सर डाउट नहीं है। जल्दी बता दीजिए, या तो यस सर डाउट है या फिर नो सर डाउट नहीं है। और अगर यस सर डाउट है तो फिर बताइए डाउट अपने, जल्दी बताइए। यहां तक कोई डाउट है? क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। कैसे हो सकता है? अरे डाउट तब होते हैं जब व्हेन वी गो फॉर द रट्टाफिकेशन, यू आर गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपके ये जो सर अर्न फीस इनकम है ना, एलसीएफ बदमाश, अभी आया है, पूरा लेक्चर आपको देखना होगा। अर्न फीस लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको लेकर आता हूं वो एमसीक्यू जो एग्जाम में कई बार बना है, इतिहास गवाह है, और शायद आपके भी एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करने वाले हैं। सुनिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। एग्जाम का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है, जो ऑप्शन मैं दूंगा। कहता है कहता है कहता है कि आपका आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट रुपीज 10,000 अपियरिंग, कहता है कि अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, appearing in trial balance will be will be will be shown in will be shown in, और ये रहा डैश, और आपके पास चार ऑप्शन
और उस ऑप्शन में टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन नंबर ए। अरे रेंट ना, ये कौन सी बड़ी बात है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा यार, प्रॉफिट लॉस में जाएगा रेंट आपका। बी, ना 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 सर, ये जाएगा आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड, साइड ऑफ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अरे नहीं, ये आपका ए एंड बी दोनों होगा, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों होगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। एंड डी आपका हमें नहीं पता सर, हम तो बस आ गए हैं सीएमए इंटर में, पता नहीं कैसे बट हम आ गए हैं। जल्दी से बताएं टिक मार्क अपना, आपका आंसर, आपके आंसर क्या होने वाले मैं जानना चाहता हूं। आज कुछ हो गया आप सारे बच्चों को, कुछ हो गया सारे बच्चों को, मैं हैरान हूं, ये बच्चे किस दुनिया से आए हैं, ये किस दुनिया से आए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सभी बच्चों के सही आंसर है, एक एक बच्चा सही आंसर किया है। मैं हैरान हूं कि आखिर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अरे नो डाउट कि अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहता है 10,000 अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में है, तो हम तो ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सी में टिक मार्क मत कर देना, सारे सपने आपके चकनाचूर हो जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों, सब कुछ खत्म। तो मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट आपको, इसमें कोई डाउट जल्दी बता दीजिए, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, तो यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे क्लियर होने चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। मैं कहीं दूर आपको लेके चलना चाहता था, मैं कुछ दूर, ये सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि मैं पहले आज एक ऐसी चीज आपके साथ में फिनिश करूं जिसको करने के बाद आज रियली में आप फील करने वाले हैं क्या जी, कॉन्फिडेंट। और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा, 19। सर आपने ये जो क्वेश्चंस हैं आपने क्यों ऊपर नीचे कर दिए हैं, रीजन है, कुछ बदमाश लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरी कॉपी कर लेते हैं, तो वो कॉपी क्वेश्चन कर सकते हैं बट सीक्वेंस थोड़ा, समझ में मेरी बात ना, तो आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है। ये शुभाश्री, अब आइए मैं आपको लेकर आता हूं इस क्वेश्चन के पास, और इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल स्माइल फेस के साथ एंड करेंगे और आप आज पूरे दिन खुश रहेंगे, इतना खुश रहेंगे कि लाइफ में पहली बार ऐसी खुशी आपको मिली है, उतना खुश मैं आपको देखना चाहता हूं। ये सुनिए आप, 19 में कहता है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024, इंश्योरेंस कहता है कि यहाँ पे गलती से आ गया है, ये ना एक्चुअली में बुक में मिस्टेक नहीं होगा, बुक में आपका सही होंगे, बट यहाँ पे ना थोड़ा प्रिंटिंग करते समय दिक्कत आ गया, तो आप नोट्स जिनके पास है सही कर लीजिए। इंश्योरेंस डेबिट में दिख रहा है 1200, सैलरी कहता है कि 11,000, बिल्डिंग आपका 3 लाख, वेजेज कहता है कि 20,000। नीचे में आपके चार एडजस्टमेंट्स हैं और इन चार एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हुए आपको अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज, एक बात बता दूं कि यहाँ पे वेजेज भी दिख रहा है, तो नो डाउट कि जो वो एक्सट्रैक्ट बनाओगे ना उसमें आपका ट्रेडिंग काउंट भी आएगा। तो आओ ना हम शुरू करते हैं 19 का सॉल्यूशन मेरे साथ, और लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में एक तो बहुत प्यारा सा छोटा सा, क्योंकि एक ही नाम का यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट दिखाया है, आप बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाएंगे मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा ही बनाओ। फिर थोड़ा सा छोटा से थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में मैंने कई सारे नाम रखे हैं आपको समझाने के लिए एडजस्टमेंट्स के रूप में, है ना, और इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ये लीजिए। और फिर नो डाउट कि साल के एंड में बैलेंस शीट तो बनेगा ना बच्चे, जो बैलेंस शीट की बातें होंगी हम उनको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन, बताइए कब का बन रहा आपका, 31 मार्च 2024, आपका साल के एंड का बैलेंस शीट आपका रहा। ये फॉर्मेट आपने रेडी कर लिया बच्चों, फॉर्मेट रेडी कर लिया है, क्या आप लोगों ने फॉर्मेट रेडी कर लिया है, रॉक राहुल, फॉर्मेट रेडी कर लिया है? यस सर। तो सुनिए अब आगे ध्यान से, कहता है कि इंश्योरेंस 1200 में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको पता है कि इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। सर इंश्योरेंस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया? इसलिए मेरे बच्चे के पिछली क्लास की बात, इंश्योरेंस फैक्ट्री का भी होता है, गोडाउन का भी होता है, शोरूम का भी होता है, ऑफिस का भी होता है। तो अगर बताए इंश्योरेंस किसका है तो उसका मान लूंगा, ना बताए तो फैक्ट्री एक है, ऑफिस गोडाउन शोरूम तीन है, इनका ज्यादा इंश्योरेंस चार्जेस रहा होगा, इनका मानते हो हम कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, यस यस यस, वेट। तो इंश्योरेंस 1200 रुपीज यहाँ लिख दिया अंदर में, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट दिया हुआ है।
अब मजे की बात सुनो। कहता है यहाँ पे, पढ़िए मेरे साथ, पॉइंट नंबर वन। कहता है कि ये जो इंश्योरेंस आपने 1200 पे किया है ना, ये कई सारी पॉलिसी है, कई सारी पॉलिसी, एक नहीं है, कई सारी है। आपने अपने ऑफिस गोडाउन शोरूम का भी कराया होगा, आपने मशीन का भी कराया होगा, फर्नीचर का भी कराया होगा, अपने मोबाइल का भी कराया होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस कराए होंगे। तो सारा इंश्योरेंस मिलके टोटल कितना है जी? 1200 रुपीज का। इस 1200 में कहता है कि एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम आपने 170 पे किया है। यानी कि आउट ऑफ 1200 एक ऐसा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम कितना है जी? 170। और ये आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है? 30 सितंबर 2024 को। क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है, अपने मम्मी पापा, आप लोगों ने बात किया होगा जरूर, कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब जो हम पे करते हैं, ये 1200 रुपए या 170 या जो भी हमने पे किया होगा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में कितने समय का पे किया जाता है? किसी को पता है? क्या आप में से किसी को पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में कितने समय का पे किया जाता है? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे? इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में कितने महीने का पे करते हैं? कोई बता सकता है अगर आपको पता है तो? और अगर नहीं पता, हाँ, कशिश को पता है, यस, हिमानी को भी पता है। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे बच्चे एक बार में 1 साल का पे करते हैं हमेशा। जब तक क्वेश्चन आपको रॉक राहुल बदमाशी करेगा, 3 महीने का बोल रहा बदमाश, 1 साल का आप पूछना पापा मम्मी से। गाड़ी का इंश्योरेंस का होता है, वो भी 1 साल का। आपके बाइक का होगा, वो भी 1 साल का। घर का होगा, वो भी 1 साल का। आपके लाइफ का होगा, वो भी 1 साल का। प्रीमियम जो पे करते हैं ना, हमेशा 1 साल का पे करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो 1200 रुपीज का हमने प्रीमियम पे किया है, इसमें से कोई एक ऐसी पॉलिसी है जिसका प्रीमियम कितना था? 170। कोई एक पॉलिसी है जो 170 हमने पे किया था। ये 170 हमने कितने महीने के लिए पे किया था? 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। लेकिन इसका 12 मंथ्स कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर को। इसका 12 मंथ्स कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर को। ध्यान देने वाली बात है कि आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो ईयर एंड 31 मार्च को, और पेमेंट किया है 30 सितंबर तक का। तो जरा बताओ, मार्च से लेकर और सितंबर कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मार्च के बाद सितंबर, 6 महीने होते हैं, 6 मंथ्स। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया ये जो 1200 का आपका टोटल जो इंश्योरेंस पे किया है, इसमें से जो आपका 1030 रुपीज का जो प्रीमियम हमने पे किया होगा ना, वो प्रीमियम करंट ईयर में पे किया, एंड करंट ईयर के लिए वो पूरा करंट ईयर में ही खत्म हो गया होगा। करंट ईयर मतलब क्या जी? 1 4 2022 से लेकर आपका 31 मार्च 2023 तक हमने पे कर दिया होगा। लेकिन जो ये 170 का अमाउंट है ना, ये जो 170 का अमाउंट है, ये 170 हमने करंट में पे तो किया है, लेकिन अगले साल के 30 सितंबर तक जा रहा है। तो मेरे बच्चे, ये अगले साल का 30 सितंबर, यानी कि अगले साल में कितना जा रहा है? 6 महीना, 6 मंथ्स एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट हमारा क्या होता है जी? एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है। तो 1200 में बोलेंगे लेस। लेस। आप बोलेंगे क्या? प्रीपेड। एडवांस में प्रीपेड कह सकते हो, एडवांस कह सकते हो। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना जी? कहना कि 170 हमने पे किया है, कितने के लिए? 12 महीने के लिए। 12 मंथ्स का, हर एक प्रीमियम 12 महीने का। लेकिन इसमें से 6 मंथ्स का जो अमाउंट है वो अगले साल में जा रहा है। कितना हो गया आपका यहाँ पे? 85 रुपीज। उस 85 को हटाइए, तो 1115 का खर्च आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, बाकी का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है जो अगले साल के लिए हमने पे किया है, वो आपका क्या होगा जी? वो 85 यहाँ पे एसेट्स ग्रुप में दिखाया जाएगा। यस बच्चे, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आपका, ठीक है ना? तो आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका हमेशा यहाँ पे आपका काउंटिंग किया जाएगा। 1200 रुपीज का जो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस पे किया है, ये देखिए आप यहाँ पे, हमने जो 1200 का इंश्योरेंस यहाँ पे किया है, इसमें कई सारी पॉलिसी है। इनमें से जो 1030 का जिनका प्रीमियम होगा ना, वो तो करंट ईयर में पे किया, करंट ईयर में खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। इसमें से 170 का जो प्रीमियम है, वो जो हमने पे किया, वो 12 महीने के लिए पे किया है। और 12 में से क्या होगा जी? 6 महीना अगले में जा रहा है। तो सिर्फ वही 6 मंथ्स का अमाउंट, इसको हटा के हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे? दिखाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट आपको? यहाँ तो कोई डाउट बचे? ये क्लियर है दिमाग में? जल्दी बताइए, क्योंकि ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट्स आएंगे और आपको परेशान करेंगे, बट आपको नहीं होना परेशान। आपको
आपको परेशानी होना। यहां तक क्लियर है सारी बातें? यस, यहां तक क्लियर है। एक चीज और बता दूं, अगर एग्जामिनर साफ साफ आपको कह देता ना, साफ साफ कह देता कि भैया ये जो प्रीमियम हमने पे किया वो 15 मंथ्स का है, अगर वो कह देगा इतने महीने का, तब तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन कुछ ना बताए तो कसम खा लो, हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम आप 1 ईयर का हमेशा मानोगे जो पे किया गया है, और उसके बाद कितना एडवांस बनता है निकाल के काम पूरा कर लेंगे। क्लियर ना? ये सर, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो एक गेम मैं देखता हूं कि ये गेम आप कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। कहता है अगला, देखो यहाँ पे वो कहता है कि सैलरी सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपका आउटस्टैंडिंग है। देख रहे हो पॉइंट नंबर 2, वो कहता है कि सैलरी भैया मार्च का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सैलरी मार्च का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है आपको नहीं बता रहा है। मैं ना सैलरी जो है ना वो अंदर लिखता हूँ, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर आप में से कोई बच्चा निकाल सके पहले तो आंसर लिख देना, मेरे मुड़ने के बाद मैं उसको चेक करूंगा, देखता हूं कि कौन बच्चा आंसर दे पाता है। मैं देखना चाहता हूं आपकी शक्तियां, मैं देखना चाहता हूं कितनी शक्तियां आपके अंदर में है। तो मैं ना पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ जितना मुझे लिखना, फिर मैं पलटूंगा यहाँ पे। सैलरी आपका ये तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, मैंने यहाँ पे बोला टू सैलरी। सैलरी हमने जो पे किया है, सैलरी कितना पे किया जी, ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है, 11,000। 11,000 कहता है कि एक महीने का अभी बकाया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है सैलरी, हमें ऐड करना होगा, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब करंट ईयर का है ना, जितना भी होगा। बट वो कितना मैं लिखूं यहाँ पे, कितना लिखूं, कितना लिखूं, कितना लिखूं? मतलब ये तो भारत बदमाश है। प्रिंस ठीक है, कशिश भी ठीक है, रॉक राहुल भी ठीक है, सारे बच्चे ये सगारी का भी ठीक है, बट कुछ बच्चे भरत बहुत सारे नाम, कितने नाम लूं, ये बदमाश बच्चे हैं। अरे अरे आप समझदार बनो ना, थोड़ा सा बदमाश, थोड़ा सा समझदार बनो ना। ये देखो, ये सैलरी आपने 11,000 पे किया है, और कहता है कि एक महीने का बकाया है, मार्च का बकाया है। तो मेरे बच्चे अगर मार्च का बकाया है तो आप मुझे बताइए कि ये जो 11,000 का आपने जो सैलरी पे किया है, ये जो 11,000 पे किया है वो कितने महीने का पे किया है। अगर एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में एक महीने का अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो 11,000 आपने पे किया होगा कितने महीने का, 11 मंथ्स का। इसको 11 से डिवाइड किया जाएगा। कई सारे बच्चों ने 12 से डिवाइड किया था, जो गलत है। एक महीने का बकाया है तो ऑब्वियस बात है कि 11 मंथ्स का पे किया गया होगा। तो मुझे बताओ अगर ऐसा है तो एक महीने का कितना बकाया है, 1,000। 1,000, ये टोटल कितना हो गया, 12,000 का अमाउंट आपका, 12,000। एंड जो 1,000 आपको पे करना है दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ पे एज लायबिलिटी कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1,000 का अमाउंट। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? यस। तो ये वो एक बदमाश है सुभाश्री करना, वो कहता है कि फिर से 12 मंथ्स, अभी बताया फिर भी 12 मंथ्स कह रहा है बदमाश। अरे 11 महीने का, एक महीने का जब आपका आउटस्टैंडिंग है तो पेमेंट तो 11 महीने का हुआ होगा ना बच्चे, 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ यहां तक बात क्लियर है? अगर ऐसे एडजस्टमेंट आ जाएंगे तो क्या आप फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। क्या आप आराम से कर पाएंगे? ये सर कर लेंगे। अब आइए एक मस्त पॉइंट देखता हूं कि आपने पढ़ाई आपने ठीक से बचपन में की थी कि नहीं की थी। नजर यहां डालिए, ये देखिए आप यहाँ पे कहता है कि बिल्डिंग आपका 3 लाख है एंड वेजेस कहता है कि 20,000। मैं इन दोनों को पहले लिख लेता हूँ, और क्योंकि एडजस्टमेंट है तो मैं अंदर में लिखूंगा। तो एक तो आप लिखिए यहाँ पे पहले टू वेजेस, टू वेजेस। वेजेस कितना है जी, 20,000 अंदर में लिखिए आप यहाँ पे। और बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, उस बिल्डिंग को भी आप क्या कीजिए यहाँ लेकर आइए, और इस बिल्डिंग को भी आप एसेट के रूप में अंदर में लिखिए आप। बिल्डिंग कितने का दिख रहा है हमारे क्वेश्चन में, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज का। तो इस 3 लाख को हमने क्या किया, यहाँ पे आपका दिखाया 3 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है ना। तो बिल्डिंग हमारा क्या हो गया, 3 लाख रुपीज का अमाउंट हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने वाला हूँ। पता है, कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि आपका दो एडजस्टमेंट है, पहले थर्ड एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूड 5,000 पेड फॉर इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड ऑन 1st April 2023।
फर्स्ट अप्रैल जो इस साल का स्टार्टिंग है, और साल के स्टार्टिंग में एक साइकिल शेड का इरेक्शन, मतलब साइकिल शेड आपने बनाया था, और साइकिल शेड को बनाने में 5000 आपने वेजेज पे किया था। वो 5000 आपका वेजेज के अंदर मिला हुआ है, यानी कि साइकिल शेड को बनाने पर जो वेजेज पे किया था, वो 5000 इसमें मिला हुआ है। क्या आप में से किसी को पहले पता है कि व्हाट इज कॉल्ड साइकिल शेड? अगर आप में से कोई भी बच्चा स्कूल गया होगा, स्कूल जाने की किसी की आदत होगी, तो शायद जानते होंगे, हमारे टाइम पे तो होता था साइकिल शेड। क्या किसी को पता व्हाट इज कॉल्ड साइकिल शेड? अंजलि कैसी बात करती है बदमाश। ये रोहित जानता है। साइकिल शेड, यस भरत, साइकिल पार्किंग। अरे वो नहीं, जो ऐसे शेड लगे होते हैं, धूप में आपको साइकिल की जो सीट है जल ना जाए, साइकिल खराब ना हो जाए, तो साइकिल शेड के नीचे में आप साइकिल को पार्क करते हो। स्कूल्स के अंदर होते हैं, हमारे जमाने में होते थे, आज के जमाने में नहीं पता। आज के जमाने में नहीं पता ये साइकिल शेड मतलब वही साइकिल शेड। और एक बात आपको जान के हैरानी हो जाएगी, साइकिल शेड अकाउंटिंग में वी एज्यूम इट्स एज ए पार्ट ऑफ आवर बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का पार्ट ही माना जाता है, क्योंकि साइकिल शेड स्कूल की बिल्डिंग में ही काउंट किया जाता है। सुन लो मेरी बात। तो साइकिल शेड का मतलब कि विल से आपका कि इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। सुन लो मेरी बात, साइकिल शेड का मतलब क्या, बिल्डिंग का पार्ट होता है। यही हमेशा माना जाता है, मतलब कि साइकिल शेड एक एसेट है ना उस स्कूल के लिए, और वो बिल्डिंग का पार्ट मानते हैं। ठीक है ना। अब मजे की बात है कि आपने जो बिल्डिंग जो आपकी बनी थी ना, उस बिल्डिंग के साथ एक साइकिल शेड बना था, और उस साइकिल शेड को बनाने में 5000 का आपने वेजेज पे किया था। याद रखना, एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करते समय, एसेट्स को बनाते समय आप कोई भी खर्च करते हो ना बच्चे, कोई भी खर्च, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। अगर मैं कोई एसेट बना रहा हूं, और एसेट को कंस्ट्रक्ट करते समय कुछ मैं अगर उसमें यूज करता हूं, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। मान लो मैं क्या करता हूं जी, मेरा काम, मान लीजिए एक बात बता रहा हूं, मेरा काम क्या है जी, सीमेंट बेचने का है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरा काम सीमेंट बेचने का है। तो सीमेंट मेरे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। मैं खरीदता हूं आगे बेचता हूं, खरीदता हूं आगे बेचता हूं। उसी सीमेंट में से कुछ सीमेंट अगर मैंने बिल्डिंग को बनाने में यूज कर लिया, तो वो सीमेंट मैं एक्सपेंस के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाता। ट्रेडिंग से उतना खर्च हटा के, और मैं क्या करता हूं जी, अपने बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अगर आप किसी एसेट को बना रहे हो, तो एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो सारे हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ना कि उसको नॉर्मल खर्च के रूप में दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया, साइकिल शेड यानी कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते समय उन्होंने कुछ वेजेज पे किया था, तो अकाउंटिंग कहता है कि बिल्डिंग के कॉस्ट में उसको ऐड करो। इन्होंने बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड करने के बजाय उन्होंने क्या किया जी, वेजेज में इंक्लूड कर दिया है। एक पाप कर दिया मेरे बच्चे, इन्होंने एक पाप कर दिया। उस पाप को हमें धोना पड़ेगा, और उस पाप को हम कैसे धोएंगे, ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। हम कहेंगे भैया यहां से हटा दो, यहाँ तो फैक्ट्री में वो खर्च आते हैं ना, फैक्ट्री का वेजेज, यहाँ थोड़ा फैक्ट्री में आपका वेजेज लगा है। तो हम कहेंगे कि भैया इरेक्शन लिखे ना यहाँ पे, इरेक्शन, इरेक्शन चार्जेज, इरेक्शन चार्जेज पे जो आपका वेजेज पे किया गया था, उस 5 को आप यहां से हटा दो, और दुनिया को बताना कि फैक्ट्री में जो वेजेज पे किया गया बस वो 15,000 है, वो 15 यहाँ जाएगा। और वो 5000 जो कि हमने गलती से यहाँ इंक्लूड कर लिया, एक्चुअली वो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। तो आप उस गलती को सुधारिए, और यहाँ पे इरेक्शन चार्जेज को ऐड कीजिए। इरेक्शन चार्जेज कितना, 5000 का अमाउंट। अब मुझे बताओ, दुनिया वाले आपसे पूछ दें कि आपके बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, तो कितना बताओगे, 3,05,000। अंदर में लिखना अभी आपका, बिल्डिंग कितने का बताओगे, ना कि 3 लाख का। विल से ये 3,05,000 का अमाउंट है, यस, ये 3,05,000 का अमाउंट होगा। और जो 3,05,000 का आपका बिल्डिंग है ना बच्चे, उस पे कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10% आपका। तो ठीक है, हम 3 पे थोड़े चार्ज करेंगे, बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट पे 3,5 पे। अब यहाँ पे कहिए लेस डेप्रिसिएशन। बताओ ना, 3,05,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30,500, 30,500। तो जरा बताओ, 3,05,000, 3,05,000 माइनस 30,500, अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया 2,74,500 का अमाउंट आपका। और ये 35 जो डेप्रिसिएशन है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्या करूं, लिख दो ऊपर में, आपके पास जगह होगा आप नीचे लिख देना, मैं यहां बना लेता हूं जगह। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन जो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी बिल्डिंग पे, वो कितना मेरे बच्चे, तो दैट विल बी 30,500 का अमाउंट।
और काम पूरा हो गया। ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर यहां तक? बोलो ना, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? मैं एक एक चीज का जो लॉजिक्स होते हैं आप जाने, क्योंकि इसके बिना बिलीव करो 3 चैप्टर, ये चैप्टर जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका एनपीओ होगा। ये चैप्टर जितना वीक होगा वो तीन आगे के 2 चैप्टर्स आपके हमेशा वीक रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए ना, आपको समझाने को नहीं समझा सकती, क्योंकि यही से वो सारे कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं जो वहां पे आपके जाते हैं। तो यहां तक मेरी बातें आपको बैठ गई होंगी। ओहो, समय गुजर गया। मैं चाहता था कि आज कम से कम शाम तो आपके साथ गुजारूं, लेकिन मेरे बच्चे समय गुजर गया और हमारा टाइम आज अप हो गया। सुमन राज, वो तो बहुत सिंपल एनपीओ आपको दिखाऊंगा, इस उससे सिंपल कोई चैप्टर ही नहीं होता है आपका, ठीक है ना? तो आज की क्लास को मेरे बच्चे हम एंड करते हैं, और कल हम मिलेंगे आपके पास एग्जैक्टली सेम टाइम पे, और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टिपिकल एडजस्टमेंट्स। और मैं कोशिश करूंगा, एक बहुत गंदा सा वर्ड होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उस कॉन्सेप्ट को भी अगली क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर समय बच गया तो। ठीक है, अदरवाइज हम आगे उसको देखेंगे। अब सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा। टैक्स का भी शुरू होने वाला बच्चे, टैक्स का भी शुरू होने वाला है। जो बदमाश बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक करके नहीं गए हैं, लाइक करने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। अब सबको बाय बाय टाटा। नोट्स को डाउनलोड कर लेना, संभाल के रखना कल की क्लास के लिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन करेंगे बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।